Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी एन लोधा। मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती एग्जाम हेतु शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 17 आज आपके लिए लेकर आया हूं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, लेवल 1 से हो, लेवल 2 से हो, किसी भी लेवल से आप हो, बिल्कुल ये टेस्ट आपके लिए उपयोगी है। इसके बाद आपके हिंदी का टेस्ट आएगा जिसमें व्याकरण और विधियों के टेस्ट के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी और गृह कार्य पूर्ण करना। प्रश्न कह रहा आपसे अभिप्रेरित शिक्षण मतलब बालक खुद अभिप्रेरित है। तो साथियों, कक्षा में एकदम खामोश रहना तो हम यूं नहीं कह सकते कि अभिप्रेरित होता है साथियों। अधिकतम उपस्थिति, प्रश्न पूछना, गृह कार्य पूर्ण करना, इनमें से सबसे बेस्ट विकल्प है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, क्योंकि बच्चे आपसे प्रश्न तभी पूछेंगे जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहेंगे। तो साथियों, दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए कि बच्चों को अवसर मिले सीखने के, तो क्या नहीं करोगे आप? उनको समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत दे जिससे वह नया ज्ञान सीखे और उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे। तो साथियों, सीखने के अवसर आप प्रदान करना चाहते हैं तो उन्हें समस्याओं को सुलझाने के लिए आंतरिक रूप से आप प्रेरित भी करेंगे उनको, ताकि वो समस्याओं का समाधान कर सके। समस्याओं का समाधान करेंगे तो बिल्कुल उनको सीखने के अवसर मिलेंगे। उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे तो भी सीखने के अवसर प्रदान होंगे। उनको सुझाव देंगे, आप उनको संकेत देंगे जिससे नया ज्ञान सीखे। नया ज्ञान सीखेंगे तो सीखने के अवसर मिलेंगे, लेकिन उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे। तो भाई साहब, आप सही उत्तर समझा देंगे तो फिर उन्हें सीखने के अवसर कैसे मिलेंगे? इसलिए चौथा विकल्प सही है प्रश्न 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, निबंधात्मक। तो रटने की प्रवृत्ति रोकना है आपको। तो साथियों, अगर रटने की प्रवृत्ति आपको रोकना है तो फिर कौन से प्रश्न पूछोगे? राइट आंसर बताइए मित्रों। देखिए, इसका जो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 3 में, तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्योंकि वस्तुनिष्ठ आप बच्चों से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछोगे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आप कब तक रटोगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए साथियों, पहला विकल्प सही रहेगा प्रश्न 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4। निम्न में से कौन सा कथन सही है? श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है और शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। तो नीचे से देखते हैं, चौथे विकल्प से सही कथन देखना है। शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है। गलत बात कह दी, महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है, तो ये गलत हो गया। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में नहीं करते हैं और सब्जेक्ट में भी करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। चार्ट एवं ग्राफ दोनों ही दृश्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य नहीं है। तो तीनों तो गलत है। सही कथन है श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना और अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना। देखिए, केवल परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र, ये केवल शब्द आ रहा है ना, ये गलत कर देता है क्वेश्चन को। तो साथियों, ये दोनों तो गलत है। अनुशासन बनाए रखने के लिए मूल्यांकन नहीं करते साथियों, बल्कि अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानने और उसमें सुधार करने हेतु मूल्यांकन किया जाता है। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6। वह विधि जो देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है,
प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, विश्लेषणात्मक विधि, संश्लेषणात्मक विधि। तो मित्रों, उस विधि का नाम बताना है जो देखो, सुनो और समझो। प्रयोगशाला में तो करके सीखा जाता है, तो फिर इसमें करके सीखना तो कुछ लिखा ही नहीं रहा है, तो ये फिर गलत हो गया। विश्लेषण संश्लेषण नहीं, बल्कि प्रदर्शन विधि वो होगी। प्रदर्शन विधि में अध्यापक प्रदर्शन करता है, छात्र देखता है, सुनता है और समझता है। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों, प्रश्न संख्या 6 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन सी है? सेमिनार, क्रियात्मक बोध, केस स्टडी और इनमें से सभी। तो देखिए, जो समस्यात्मक और अपराधी बालक होते हैं, ऐसे बालकों का पता लगाने के लिए केस स्टडी का प्रयोग किया जाता है, जिसको इतिहास गाथा या जीवन वृत्ति विधि भी कहते हैं। जनक कौन है केस स्टडी विधि के? टाइडमैन। जनक कौन है साथियों? टाइडमैन इसके जनक है। तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 7 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? क्यों? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है और परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो मित्रों, कितना नहीं सीखा है यह जानने के लिए मूल्यांकन नहीं करते। निरंतर न बनाए रखने के लिए यह गलत शब्द हो गया। अब तीसरा और चौथा तो बेस्ट विकल्प है तीसरा, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है, क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन में लगातार मूल्यांकन होता है साथियों। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। 9वें क्वेश्चन को, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए, केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हो, और सभी प्रतियोगियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे। तो देखिएगा, यहाँ पे यूँ कह रहा है कि लड़के लड़कियों के अलग समूह, तो ये तो फिर पक्षपात हो गया। अंकों के अनुसार कि ज़्यादा अंक है तो उसके अलग समूह, ये हीन भावना उत्पन्न कर देती है ये चीज़। 2 समूह बनाए और उसमें बहुत सारे विद्यार्थी हो, ये भी गलत है, बल्कि राइट आंसर है सभी प्रतियोगियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। आगमन, मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटना और निगमन। तो रटना और निगमन तो दोनों एक है, गलत हो गया है ये तो। अब रुचि उत्पन्न करना है आपको छोटी कक्षा में, तो आगमन नहीं बल्कि मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए साथियों। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 10 में। साथियों प्रश्न नंबर 11 देखिए, ये 11वां प्रश्न। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है 1 सिद्धांत, कानून, खोज और मूल संकल्पना। तो वह परिकल्पना जिसका परीक्षण आप बार बार कर रहे हो, फिर भी उसे आप गलत नहीं ठहरा रहे हो, आपके सामने वो गलत नहीं आ रही है, वही चीज़ बार बार आ रही है, तो उसको हम सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सिद्धांत कहते हैं। क्या? सिद्धांत। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, उसका वेतन, उसका गर्व और छात्रों का विश्वास। तो गर्व, सेवा, वेतन, वेतन तो सबसे पीछे रहेगा, फिर गर्व, फिर सेवा और सबसे बेस्ट रहेगा छात्रों का विश्वास। तो साथियों सबसे बहुमूल्य निधि मानी जाती है शिक्षक की छात्रों का विश्वास। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं साथियों। 13वां क्वेश्चन आपके आता है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत और उपयुक्त सभी। तो साथियों पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण कब बनेगा? जब वो समावेशी भी हो, जब वो एकीकृत भी हो, विषयगत भी हो, मतलब उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका सही आंसर है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14।
देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 में समझना, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, तो जो नहीं है, रद्दी सामग्री से उपयोगी वस्तु बनाने को कह रहा है शिक्षक, तो उसका अर्थ क्या नहीं है? बच्चों को पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बने श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना और बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तो मित्रों, स्पेशल प्रश्न है, बेस्ट क्वेश्चन है। देखिएगा, रद्दी सामग्री से उपयोगी वस्तु बनाने को कह रहा है, तो वो चाहता है कि सृजनशीलता का विकास हो, वो चाहता है कि कूड़े से बने श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित हो, वो चाहता है कि छात्र पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझे, लेकिन ऐसा वो नहीं चाहता है कि कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी कौन है इसके बारे में निर्णय किया जाए। नहीं, इसके लिए ऐसी चीज़ें वो नहीं करेगा। तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों, क्योंकि अगर ये जानने के लिए वो श्रेष्ठ वस्तुएं बनवा रहा है, अनुपयोगी वस्तुओं से अच्छी वस्तुएं बनवा रहा है, तो फिर वो गलत है साथियों। तीसरा विकल्प राइट रहेगा प्रश्न 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत बनाती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता विकसित करती है और पिछले हुए सीखे को नए अधिगम से अलग करती है। तो राइट आंसर बताना है आपको। देखिए, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, गलत हो गया। स्मरण शक्ति मजबूत करना, ये यहाँ से गलत हो जाता है। दो विकल्प है, तीसरा पहला कौन सा सही है साथियों? अभिप्रेरणा क्या करती है? तो साथियों, अभिप्रेरणा सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न संख्या 15 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं साथियों। 16वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप समझना मित्रों। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी है, मतलब 4 ऐसे विद्यार्थी है जो औसत से कम बुद्धि रखते हैं। उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी होगी? अन्य के समान रखना है आपको उनको, तो कौन सी व्यू रचना सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगी? उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करोगे और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध करोगे। यह सुनिश्चित करोगे कि वे नियमित रूप से विद्यालय नियमित रोजाना। उन्हें घर पर रोकने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य दोगे या उन्हें अलग पंक्ति में बैठाओगे और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करोगे। तो साथियों, जो कमजोर बालक है, सबसे बेस्ट व्यू रचना उनके लिए रहेगी कि उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करोगे कि कौन कौन से क्षेत्र में वो कमजोर है और उसमें सुधारात्मक उपाय उपलब्ध करवाओगे। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना चाहिए। अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना चाहिए। सतत रचनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता और पदों की जड़ यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना चाहिए। तो साथियों, जो ईवीएस की पाठ्यचर्या है उसमें होना चाहिए अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। आसपास का जो वातावरण है, पर्यावरण है, क्योंकि ईवीएस में पर्यावरण नहीं आता है, तो उसको खोजने के अवसर प्रदान करना सबसे बेस्ट विकल्प है दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखिएगा। 18वें क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से अच्छा क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न नंबर 18 हालांकि बड़ा क्वेश्चन है। खेल जो हम खेलते हैं, कि हम जो भी खेल खेलते हैं साथियों, प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? पहला विकल्प है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें छात्रों को दिखाना। छात्रों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। छात्रों को टीवी पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। और छात्रों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। तो खेल जो हम खेलते हैं साथियों, उस प्रकरण के लिए बेस्ट शिक्षण युक्ति होगी कि उनको खेल के मैदान में आप ले जाओ और उन्हें अलग अलग खेल खिलाओ। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा प्रश्न 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, जिस शिक्षण विधि में नियमों का सहारा लिया जाता है वह है विश्लेषण, आगमन, निगमन, संश्लेषण। तो साथियों,
उदाहरणों का सहारा तो आगमन में लिया जाता है और नियमों का सहारा निगमन में लिया जाता है साथियों। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न 19 में। अंतिम और 20वां क्वेश्चन, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना नहीं भूले साथियों। प्रश्न नंबर 20 है, मूल्यांकन का आधार होता है शिक्षा के लक्ष्य, अपनाई गई शिक्षण विधि, विषय के प्राप्य उद्देश्य और उपयुक्त सभी। तो साथियों मूल्यांकन का आधार, अब ऐसा नहीं है कि उपयुक्त सभी देख लिया तो उपयुक्त सभी राइट रहेगा, नहीं, बल्कि मूल्यांकन का आधार होता है विषय के प्राप्य उद्देश्य। देखिए जो आप मूल्यांकन प्रश्न बनाते हो वो किस पर आधारित होते हैं, जो आप प्राप्य उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हो शिक्षण के समय उसको, शिक्षा के लक्ष्य, सभी लक्ष्य को लेकर आप मूल्यांकन थोड़ी करोगे साथियों। इसलिए तीसरा ही विकल्प सही है प्रश्न 20 में। कमेंट करके जाए 20 में से 15 क्वेश्चन क्या आप वाकई में कर पाए साथियों, अगर हाँ तो फिर अच्छी तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। हिंदी का टेस्ट भी आ रहा है साथियों आपके।